स्वागत है आप सबों का। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 16, 12 और 21 तीनों में बराबर काम आने वाला CPWA कोड, और ये इसका 6th यानी 10.6 वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी 5 वीडियो बना रखे हैं। पारा वाइज हम लोग आज शुरू करेंगे 10.3.1 जो कि इशू ऑफ मटेरियल है। ठीक है, इशू ऑफ मटेरियल को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक चैप्टर नंबर 7 खोले और उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़े। स्टोर, चैप्टर नंबर 7 स्टोर, और उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़े प्लीज। 7.5.1 पढ़िए कोई भी। पढ़िए, लेट मत कीजिए प्लीज। हाँ सर, पढ़ रहे हैं। Material obtained especially for work is described in chapter 10. Special tool and plants charged to work do not fall under the category material charged to work. Why paragraph 7.3.1 and 7.3.2? वेरी गुड। इसका क्या हुआ कि 7.5.1 ही डिक्लेयर कर रहा है कि इसी में जो हेडिंग है मटेरियल चार्ज टू वर्क है ना, वो डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है, मटेरियल चार्ज टू वर्क जो है चैप्टर नंबर 10 में डिस्क्राइब किया गया, यही लिख रहा है। लेकिन आखिर ये मटेरियल चार्ज टू वर्क जो है ये स्टॉक वाले चैप्टर में कर क्या रहा है, इसको जानने के लिए एक और पैराग्राफ आपको मैं बताता हूं, उसको आप पढ़िए। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जो रिलेट करेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी जो आप लोग को मुश्किल लगती हैं। तो आप पढ़िए 7.1.5, कोई भी एक आदमी पढ़िए। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों में एक कंपटीशन हो, मैं पढ़ूंगा वाली बात। ठीक है, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग कंपटीशन में रहिए। चलिए The बोलिए। 4 classes of stores enumerated in paragraph 151 of the Central Public Work Department Code thus fall into 2 distinct categories as shown below. Store debit to suspense, first stock; second, store debit to final head; second, tool and plants; third, load metal and पढ़िए। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। स्टॉक और यहाँ पे हुआ एक, ठीक है, और दूसरा हो गया जो अलग कैटेगरी है वो है TNP रोड मेटल, TNP रोड मेटल और मटेरियल चार्ज टू वर्क। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका स्टोर है, यहाँ पे इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली वाली जो कैटेगरी है उसका स्टोर जो है सस्पेंस को डेबिट करता है, यहाँ होता है डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, और यहाँ होता है डेबिट टू वर्क, है ना। डेबिट टू फाइनल हेड इसको कहा जाता है, फाइनल हेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं से आपका रिलेट करता है ये वाला मटेरियल चार्ज टू वर्क। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूं और कि आप लोग इसमें क्या देखेंगे जब आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे तब। स्टोर का मतलब आपका ये चारों है। स्टॉक का मतलब केवल वो है जो आपके अपने गोदाम में है, स्टॉक यानी कि आपके अपने गोदाम में। टूल्स एंड प्लांट्स ये गोदाम में नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए आपके पास में एक अलग सेक्शन हो सकता है या पूरा का पूरा डिवीजन भी हो सकता है जहाँ पे केवल मशीनरी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं जब गुजरात में पोस्टेड था, मेरे डिवीजन का नाम था IMD, इरिगेशन मैकेनिकल डिवीजन बड़ौदा, BRC फॉर बड़ौदा। ये मैकेनिकल डिवीजन ही TNP यूज करने के लिए है, टूल्स एंड प्लांट्स को यूज करने के लिए। यानी कि इस मैकेनिकल डिवीजन के पास में अपने एक्सकेवेटर होते हैं, अपना JCB होता है, अपने बड़े बड़े हाईवा होते हैं, इनके पास होता है, और वही टूल्स एंड प्लांट्स है। स्टॉक मतलब मान लीजिए कि आपने एक पेन मंगवाया, ये है स्टॉक। ठीक, और आपको इस पेन को
बाहर से लाने के लिए अपनी आपकी अपनी कार है, ये कार मतलब क्या उसको बोलते हैं, ट्रक है, छोटा हाथी है, बड़ा ट्रक है, तो वो आपका टीएनटी में आएगा, स्टॉक में नहीं आएगा। ठीक है। रोड मेटल भी एक तरह का स्टॉक ही है, लेकिन ये आपके स्टोर रूम में नहीं रहता है, ये रोड के ऊपर पड़ा रहता है और रोड पे पर किलोमीटर इसका चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि पर किलोमीटर या 2-2 किलोमीटर पे टेंट हाउस बनाए जाते हैं और वहां पे आपका एक गार्ड रखा जाता है। रोड मेटल तो अमूमन खुले में पड़ा रहता है, इसमें आपका जो माइलस्टोन वगैरह होता है वो सब कुछ एडेड है। ये लास्ट वाला जो मटेरियल चार्ज टू वर्क, ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैं पहले कहता हूँ, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर नहीं है तो हम लोग को साथ में पढ़ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साथ में कैसे पढ़ते हैं, तो देखिएगा, इसको मैं मिटा दूं, हाँ या ना? आप लोग कुछ बोलिए, हाँ या ना बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ऐसे बोलिए, हाँ ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा आपको कि इसमें स्टॉक में और मटेरियल चार्ज टू वर्क में कोई अंतर नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, देखिए आपके पास में स्टोर कैसे आता है, तो आपके पास में स्टोर आता है 3 तरीके से। ठीक है। स्टोर रिसीव्ड कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से, 3 तरीके से। ठीक है। या तो परचेज आप करेंगे, हाँ या नहीं बोलिए। यस सर। है ना? या आप परचेज नहीं कर रहे हैं और दूसरे गवर्नमेंट या दूसरे डिवीजन से आपको मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तीसरा केस है अनयूज्ड मटेरियल का रिटर्न ऑफ अनयूज्ड या सरप्लस मटेरियल। ठीक है, ये 3 तरीके से ही आपको स्टोर मिलता है। ध्यान रखिए, जब आप परचेज करते हैं और अपने गोदाम में ले आते हैं तो इसमें होगा। ठीक है, और जब आप गोदाम में न लाकर किसी से साइड पे भेज देते हैं तो इसमें होगा। पहले केस के परचेज की मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा। परचेज से अगर आप सीधे अपने स्टोर रूम में ले आते हैं या आपके गोदाम में ले आते हैं, गोदाम का अंग्रेजी क्या होगा स्टोर रूम के अलावा? तो होता है, हाँ बोलिए, अरे भाई कोई तो बोलो, गोदाम का क्या होगा अंग्रेजी? वेयर हाउस होगा। वेयर हाउस हो सकता है, वेयर हाउस, है ना? ठीक। अगर कोई अपने वेयर हाउस में ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। और अगर कोई सीधे साइट पे परचेज कर रहा है तो उसको होगा मटेरियल चार्ज टू वर्क, है ना? सेकंड वाले में आते हैं फ्रॉम अदर गवर्नमेंट और डिवीजन, इससे भी आपके स्टोर रूम में आ सकता है तो स्टॉक में जाएगा, और अगर सीधे वर्क में गया तो मटेरियल चार्ज टू वर्क हो जाएगा। ठीक है। तीसरा केस रिटर्न ऑफ सरप्लस मटेरियल, यहां से भी दोनों जगह आता है, आपके स्टोर रूम में भी और किसी दूसरे वर्क में। क्यों? दूसरे वर्क में क्यों? क्योंकि वो तो साइट पे है ही, एक काम में वो सरप्लस हो गया। सरप्लस अगर हो गया, मान लीजिए कि 100 आइटम आपने भेजा था साइट ए में, वहां पे 95 आइटम कंज्यूम हुए, 5 आइटम बचे रह गए। अब उस 5 आइटम का आप उसी साइट पे तो लगा नहीं सकते, साइट ए में था तो साइट बी में लेके जाएंगे या फिर अपने स्टोर रूम में लेके जाएंगे, वेयर हाउस में। सही है गलत बताइए, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। चलिए बोलिए। चल ठीक है। अब मैं इसको देखिए मिटाता हूं और आपको एक सवाल पूछता हूं, हालांकि इसका जवाब आप लोग शायद नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो दे पाएंगे जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ना दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि स्टॉक जो था वो डेबिट टू सस्पेंस है, आपने देखा था ना, और ये डेबिट टू फाइनल हेड है, ये देखा था ना आपने, हाँ या ना? ठीक है। अभी आप लोग में से मुझे कोई भी एक आदमी बताइए कि स्टॉक जो है वो डेबिट टू सस्पेंस और मटेरियल चार्ज टू वर्क जो है डेबिट क्यों है, बताइए तो मुझे, एनीवन? सर स्टॉक को कहाँ पे यूज करना ये हम डिफाइन नहीं कर सकते ना सर? यस, बिल्कुल सही, दिस इज द मेन रीजन। स्टॉक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका माइनर हेड कौन सा होगा, आप मुझे बताएंगे नरेश जी? 799। बिल्कुल सही है ना। देखिए
आपने अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा होगा तो मेजर हेड 2059 और कोई भी पीडब्ल्यूडी का जो ऑपरेशनल हेड है, 2059 एक हेड है, लेकिन दूसरा कोई भी पीडब्ल्यूडी जो ऑपरेट कर सकती है वो सबके सब हेड में 799 ऑपरेट होता है। माइनर हेड रुकिए, मेजर हेड 4 डिजिट का, सब मेजर हेड 2 डिजिट का, तो इसको मैं डबल जीरो कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनर हेड 799 और 799 जो है ना वो 3 हिस्से में बटा हुआ है, ये पता है ना आपको? तो नरेश जी आप मुझे बता पाइएगा कि 3 हिस्सा कौन सा है 799? सर सर MWA स्टॉक, बता पा रहे कोई और? मैं भूल गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और सॉरी मैंने आपका नाम लिया, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, कोई और मुझे बता सकता है? बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए 799 जो माइनर हेड है, इसी मेजर हेड 2059000799 में 3 होता है। एक होता है स्टॉक, एक होता है MPSSA मटेरियल परचेज सस्पेंस सेटलमेंट अकाउंट, है ना, और तीसरा होता है वर्कशॉप, होता है ना? बोलिए, होता है ना? हाँ बता दीजिए ना। ठीक है, देखिए ये डायरेक्ट टू फाइनल हेड क्यों है? क्योंकि आपने जैसे ही चार्ज वर्क साइट पे भेजा है तो उस कंडीशन के साथ में भेजा है कि वो जो आइटम है वो आपके वर्क के अलावा कहीं और कंज्यूम हो ही नहीं सकता। जिस साइट पे आपने भेजा है, कॉन्ट्रैक्टर इज बाउंड टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर मटेरियल इनटू द वर्क अलॉटेड फॉर, तो उसमें ही उसको कंज्यूम करना है। इसीलिए जैसे ही आप उसको इश्यू करते हैं आप उसको मटेरियल को सीधे हेड में बुक करते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि उसका जो फाइनल हेड होगा, ठीक है, उसमें भी जब तक ये रिकॉर्ड नहीं हो जाए, मतलब कि एमबी तभी तो रिकॉर्ड होगा जब वो कंज्यूम हो जाएगा। मुझे मटेरियल साइट पे पड़ा हुआ है, साइट पे पड़ा होने की वजह से उसमें उसको कैसे मेंशन करते हैं, ये सस्पेंस है ना, ये भी सस्पेंस ही है, लेकिन इसके सस्पेंस का नाम कुछ और है। यहाँ तो 799 सस्पेंस स्टॉक में डाल दिया है, लेकिन यहाँ वाला सस्पेंस उसको किस में डालेंगे? क्यों सस्पेंस में? जब तक मटेरियल कंज्यूम ना हो जाए, उसका रिकॉर्डिंग ना हो जाए मेजरमेंट बुक में और उसके अकॉर्डिंग पेमेंट ना हो, तब तक वो फाइनल हेड के अल्टीमेट हेड में बुक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सस्पेंस होगा उसके लिए माइनर हेड का सस्पेंस नहीं है, उसके सब हेड का सस्पेंस है, ठीक है, सब हेड का सस्पेंस। अब इसमें मटेरियल चार्ज टू वर्क जो है वो 2 हिस्से में बटा हुआ है, वो मैं बता देता हूं आपको। स्टॉक वाला मिटा दूं, है ना? तो बोलेगा नहीं, मुझे अपनी मिटाना होगा, ठीक है। देखिए मटेरियल चार्ज टू वर्क जो है वो 2 हिस्से में है। कौन से? एक है डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एक है डायरेक्ट टू वर्क, क्लियर। और वर्क भी फिर 2 हिस्से में आ जाएगा, एक होगा ओरिजिनल वर्क, एक और रिपेयर वर्क, सही? यस सर। अच्छा आप लोग के लिए हाँ या ना बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आज बहुत अच्छे पढ़ा केवल एक आदमी को आ रहा है, बाकी लोग को नहीं क्या? आज इम्प्रूवमेंट है सर, क्लास में हमेशा से ज्यादा डिलीवरी अच्छी हो रही है। नहीं ठीक है। तो माइक बंद कर दीजिए। तो मटेरियल चार्ज टू वर्क होगा, डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर, डायरेक्ट टू वर्क, ठीक है ना। जब आप कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर रहे हैं तो भी सस्पेंस है, एक सबहेड है उसका, और सस्पेंस सबहेड का नाम है कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन। उस सबहेड का क्या नाम है? अच्छा, ये जो सबहेड मैंने लिखा है ना, कुछ लोग को हो सकता है कि टेम्पोररी कंफ्यूजन हो जाए, मैं क्लियर कर देता हूँ। MH कैपिटल M मतलब मेजर हेड है ना, फिर SMH सब मेजर हेड, स्मॉल m माइनर हेड, ठीक है, उसके बाद में सब हेड, डिटेल हेड और ऑब्जेक्ट हेड, ये है, ठीक है। हाँ, तो जब आप 799 सस्पेंस पढ़ा था तो यहां पर था, देख रहे हैं, हाँ है ना। और जब आप सब हेड कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर अदर ट्रांजेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे आएगा। क्लियर हुआ? बोलिए। और ये भी सस्पेंस ही है। क्यों सस्पेंस है? अल्टीमेटली जब तक आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फाइनल लेवल बुकिंग होगा ही नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं, ठीक है ना? बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है,
बाकी लोग प्लीज चुप मत रहिए, मुझे कितना खुशामद करना पड़ेगा। ये वीडियो में अपलोड करता हूँ, आप लोग मेरी खामखा बेइज्जती करवाते हैं। चलिए अब हम लोग 10.3 यानी कि इशू ऑफ मटेरियल को देखेंगे पूरे हिस्से में। देखिए, जब आपको मैंने बता दिया कि इशू ऑफ मटेरियल जो होता है, वो दो हिस्से में होता है। एक तो डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो डायरेक्ट अब हम हटा देते हैं ना, टू कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं और टू वर्क कर देते हैं। ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्टर और टू वर्क। ठीक है, तो दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। पहली बात, जनरल का मतलब, आखिरकार टू कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है और टू वर्क का क्या मतलब है, ये जनरल डिफाइन करता है। ठीक है, नंबर 2, अकाउंटिंग प्रोसीजर। राइट, अगर आप किसी को दे देते हैं तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको सब हेड में डालना होगा, आखिरकार उसका सस्पेंस ही होगा, है ना। तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर, इसमें लिखा हुआ है, मैं भी लिख देता हूँ, वरना क्लासिफिकेशन लिख देता, अकाउंटिंग प्रोसीजर, और यहां भी वही अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, थर्ड, मैंने पहले ही आपको बताया कि जब आप इशू करते हैं, बहुत पॉसिबल है कि वो सारे का सारा कंज्यूम ना हो, कुछ रिटर्न हो जाए, सरप्लस हो या अनयूज्ड मटेरियल हो, तो वो रिटर्न ऑफ सरप्लस मटेरियल यहां भी होगा, वहां भी होगा, रिटर्न ऑफ सरप्लस, सेम टू सेम। ठीक है, एक अलग से कंडीशन बनता है इस कॉन्ट्रैक्टर के पास में, जो कि वर्क में नहीं बनता है। वो क्या बनता है कि ये आपसे टूल्स एंड प्लांट्स यानी कि आपकी मशीनरी को उधार ले सकता है कॉन्ट्रैक्टर। आप अपने वर्क में अपनी मशीनरी लगा रहे, इसको काउंट किया ही नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपसे टूल्स एंड प्लांट्स लेंट कर सकता है, TNP लेंट फॉर यूज। ये जो केस आप देख रहे हैं ना, इसी केस को आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है ना। कौन सी सावधानी बरतनी है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। इशू टू मटेरियल क्योंकि दो ही हिस्से में होता है ना। हालांकि ये वर्क वाला जो है वो मैंने पहले बता दिया है कि ओरिजिनल हो सकता है और रिपेयर हो सकता है, लेकिन दोनों ही मामलों में ये बात लागू पड़ती है। ओरिजिनल के मामलों में खास है। ठीक है, डायरेक्ट टू वर्क में कुछ और है नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, ABCD, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर वाले मामले में आपको मैंने बताया जनरल मतलब कि इसको कॉन्ट्रैक्टर को मैटर इशू करने का क्या कंडीशंस है, उसी तरीके से वर्क इशू करने क्या कंडीशंस है। अकाउंटिंग प्रोसीजर, दोनों की अकाउंटिंग में बुकिंग कैसे होती है। अगर बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि जो मटेरियल इशू किया जाता है उसमें कुछ सरप्लस निकल आए, उसमें रिटर्न कैसे लेंगे, और केवल कॉन्ट्रैक्टर के केस में टूल्स एंड प्लांट्स वो उधार में ले सकता है आपसे, उसकी बुकिंग कैसे की जाती है। तो मैं इसको मिटा दूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ या ना बताइए। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, किसी ने हाथ रेज किया है, बताइए, पूछिए कुछ, जिन्होंने हाथ रेज किया पूछिए। नहीं पूछिए, अरे मेरा सर नाम नहीं लिया। गलती से हो गया सर ये। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। तो अब मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा, तब तैयार रहिए प्लीज। हाँ, एक और लास्ट बाइफर्केशन में बता देता हूँ कि ये जो मटेरियल है ना, पहले भी मैंने बताया है कॉन्ट्रैक्टर को देने का मतलब क्या है और वर्क को देने का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप अपना काम डिपार्टमेंटली करवा रहे हैं, वर्क डन डिपार्टमेंटली, तो डिपार्टमेंटली कराने का क्या मतलब है कि आपने खुद मार्केट गया और वहां से आपने मजदूरों को हायर किया, रिलेटेड लेबर को आपने हायर किया। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने मटेरियल दिया, मटेरियल दिया और डेली रेटेड लेबर को आपने खुद हायर किया, एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि कॉन्ट्रैक्टर से आपने केवल लेबर अग्रीमेंट किया। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, देख लीजिएगा, ये दो हिस्से में है। सेल्फ मटेरियल एक केस और दूसरा केस सेल्फ लेबर। ठीक है, आपका दोनों गवर्नमेंट से जब आप सीधे वर्क को इशू कर रहे हैं। इसका दूसरा केस बनता है सेल्फ मटेरियल और इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये दो केस बनता है। ठीक है, इसमें वर्क डन डिपार्टमेंटली, इसको क्या कह सकते हैं, वर्क डन
डिपार्टमेंटली, ठीक है। इसमें एक ही केस बनता है, वो क्या बनता है, बोथ बाय कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, मटेरियल का काम कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है और लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, अगर दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो उनको मटेरियल स्टॉक से देंगे क्यों? सोचने वाली बात है या नहीं, बताइए, है ना? बताइए, अगर दोनों के दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा है, हाँ, जिनका इको हो रहा है वो बंद कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों करते हैं। देखिए, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस साफ साफ दिए हुए हैं कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं। हम ऐसा 2-3 केस में कर सकते हैं, हालांकि जब भी हम करेंगे उसका हम कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र करेंगे। और जिक्र क्या होगा, पहला कि हमें लगे कि नहीं काम की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए हमारा मटेरियल लगना जरूरी है, किसी मार्केट में क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल नहीं है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, हमारे पास में मटेरियल सरप्लस है, ठीक है, या खराब होने की स्थिति में, जिसको कहते हैं एक्सपायर करने की स्थिति में। अब अगर हमारा मटेरियल एक्सपायर कर जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर बाहर से मटेरियल लाएगा, क्या जरूरत है, हम अग्रीमेंट में मेंशन ही कर देंगे कि मटेरियल हमारा लगेगा। आप समझ रहे हैं, हमारा स्टॉक बर्बाद ना हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है ना। अगर कोई सीमेंट है और सीमेंट की बोरी ला करके आपने रख रखा है, पानी के लगने से वो जम जाए, हमारी बोरी जम जाती है जो हम अपने घरों में लगाने के लिए लाते हैं। 25 बोरी से ज्यादा एक बार नहीं खरीदते हैं, और कई मामलों में वो बोरी भी 1-2 बोरी जम जाती है जो सबसे नीचे होती है। तो जहां पे मान लीजिए स्टॉक में 500, 1000 बोरियां रखी होंगी, वहां पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि 1-2 बोरी जम जाए। पॉसिबिलिटी है या नहीं, बताइए, बोलिए। जी सर। तो कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल देगा, ये तो पहले से तय है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि काम हमारा है ना जी, हम तो कॉन्ट्रैक्टर जिस शर्त पे बोलेंगे करने के लिए उसको उस शर्त पे करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तब हम काम देंगे। नहीं रेडी होगा नहीं देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अग्रीमेंट होता है ना। तो अग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि मटेरियल हमारा लगेगा, पूरा नहीं, 100% नहीं, कुछ परसेंट, तो वो परसेंट हम तय कर देंगे कि कौन सा आइटम लगेगा हमारा। हमारे पास में स्टॉक में ऑलरेडी हमें पता है कितना आइटम पड़ा है, उतना आइटम आपको देंगे, आपको ये कंज्यूम करना पड़ेगा, उतने का रेट आप छोड़ करके भरिए। तो क्या केस बताया मैंने आपको, 2 केस बता दिए आपके। पहला कि अगर हमें लगे कि काम की गुणवत्ता अच्छी हो, इसके लिए वो मटेरियल मार्केट में उस क्वालिटी का अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास में है, तो हमारा मटेरियल लगाओ। दूसरा केस क्या बनता है कि हमारे पास में मटेरियल सरप्लस है या खराब होने की स्थिति में, तब लगा दो। समझ गए, ये 2 केस है। एक तीसरा केस भी है क्या यहाँ पे, नहीं, और कोई तीसरा केस नहीं। इन बोथ द केसेस कॉन्ट्रैक्टर शुड स्पेसिफाई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सा मटेरियल सप्लाई किया जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें स्पेसिफाई किया जाता है। क्या स्पेसिफाई किया जाता है, विच मटेरियल, कौन सा मटेरियल, ठीक है, हम स्टॉक से देंगे। दूसरा, प्लेस ऑफ डिलीवरी, बेस्ट लिखा रहता है, प्लेस ऑफ डिलीवरी, हम जो आपको देंगे उस कौन से प्लेस पे देंगे। तीसरा लिखा रहता है रेट चार्ज, उसके लिए क्या रेट आपसे चार्ज किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्टर से उसका रेट न भी लिया जाए, क्योंकि हम उसको एस्टिमेट में माइनस करके बनाएंगे एस्टिमेट। लेकिन अगर हमने एस्टिमेट प्लस करके बनाया है और उससे मैंने अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्टर को अपना रेट इशू करते हैं, मटेरियल इशू करते हैं, तो हमको उसमें रेट मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ जो 3 बातें हैं उसमें कुछ खास है, तो क्या मैं बताता हूँ आपको। ये पहली बात कि प्लेस ऑफ डिलीवरी में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर जिस प्लेस पर हमने डिलीवरी के लिए एग्रीमेंट किया है उससे किसी दूसरे प्लेस पे वो मटेरियल चाहे, मतलब प्लेस अदर देन डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, तो उसके लिए वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा वो गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी, ठीक है, बात नंबर 1। आगे लिखता है कॉन्ट्रैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मटेरियल। मटेरियल साइट पे गिर गया, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल एट साइट है, आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। जब तक स्टॉक में है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जैसे साइट पे गिरा कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट नहीं। क्लियर है, तो कॉन्ट्रैक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मटेरियल। अगला है पेमेंट आफ्टर डिडक्शन द सप्लाई ऑफ एट रेट स्पेसिफाइड रिगार्डलेस फ्लक्चुएशन इन मार्केट रेट, ठीक है। तो मार्केट रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट जो होगा वो मटेरियल के सप्लाई को डिडक्ट करके किया जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आगे आप लोगों को बहुत सा चीज और देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को जो मैं कहता हूं उसको एक बार आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। स्टोर चैप्टर से बाहर निकलिए, चैप्टर नंबर 10 में आइए।
और 10 के बाद में आप लोग आइए 10.3.3 में। तो कोई भी एक आदमी 10.3.3 पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए पढ़िए, तब तक मैं पानी पीता हूं। पढ़िए 10.3.3। Sir, 10.3.3A. हाँ पढ़िए ना। If at any time subsequent to the execution of a contract on a through rate basis, the contractor desired the issue to him for use on a work of material which exists in government stock, but the supply whereof by government was not provided for in the contract, the material should not be issued except with the express authority of the superintendent engineer, who should specify in each case of rate to be charged for the material inclusive of deliver at the place where they are stored. When बस ये रुक submitted, जाइए नहीं, बस रुक जाइए। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक ऐसा केस बन जाए जबकि एक ऐसा मटेरियल हमको इश्यू करना पड़ जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट में इसे जिक्र ना किया गया, बहुत पॉसिबिलिटी है, पर वो मटेरियल जिसका कॉन्ट्रैक्ट में हमने जिक्र नहीं किया, हम अपनी मर्जी से थोड़ी इशू कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हम काहे को इशू करेंगे? करना ही होता तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र होता। कॉन्ट्रैक्टर डिमांड कर रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपसे काहे को लेगा, मार्केट में उसको सस्ते में मिल जाएगा। फिर भी मान लीजिए कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें जो डिवीजन का स्टोर है हमें सस्ते में वहां मिलेगा, तो आपसे डिमांड कर सकता है लेटर स्टेज। ऐसी स्थिति में जबकि कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र ही नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर ने डिमांड कर दिया, तो क्या आप उसको मेटेरियल इशू करने से मना कर सकते हैं? जवाब है नहीं, हमको मेटेरियल इशू करना पड़ेगा। अब अगर आप मेटेरियल इशू कर रहे हैं तो कौन तय करेगा कि रेट क्या होगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पावर है? नहीं, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को पावर है। उस मटेरियल के बारे में जिसका जिक्र कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हुआ है, फर्दर स्टेज में कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्विजिशन भेजा है, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर विल डिसाइड द रेट ऑफ मटेरियल इशूड प्लस डिलीवरी चार्जेस। समझे? इशू रेट से नहीं होगा, उसको जहां पे डिलीवरी करना है उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर डिलीवरी चार्जेस को ऐड करके ही रेट डिसाइड करेगा। ये वो मामला था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अच्छा, एक और इसी में जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है 10.3.3 का ए, ठीक है, उसमें एक आपको 3 रेट फॉर्मूला वर्ड मिला होगा। उसी के नीचे देखिए ना, 2 पैराग्राफ नीचे, वेयर द फिनिश्ड आइटम, उसको कोई पढ़िए ना, वेयर द फिनिश्ड आइटम। क्योंकि 3 रेट फॉर्मूला एक ऐसा है ना, पिछली बार भी जब मैं क्लास ले रहा था तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि 3 रेट फॉर्मूला होता क्या है, तो उसको जरा पढ़िए, वेयर द फिनिश्ड आइटम से पढ़िए। where the finished item in which the material to be used is available in the agreement. While adopting the 3 rate formula, the rate as per analysis should be taken as basic rate adopted in the analysis of rate plus 10% contractor's profit multiplied by the percentage. The rate quoted for that particular item bear to the estimate rate of the items. In case the same material is to be used in more than one finished item, this percentage should be worked out on an average basis, taking into account the tender rate and estimate rate for this item. तो आपने यहाँ पे देखा कि कोई एक फिनिश्ड रेट फॉर्मूला की बात हो रही है ना, सॉरी 3 रेट फॉर्मूला की बात हो रही है ना, और इसमें कहा गया है कि वेयर द फिनिश्ड आइटम इन विच द मटेरियल टू बी यूज्ड इज अवेलेबल, ठीक है, इन द एग्रीमेंट व्हाइल अडॉप्टिंग द 3 रेट फॉर्मूला द रेट एज पर एनालिसिस शुड बी टेकन एज बेसिक रेट। तो बाद में इसके इस पैराग्राफ में जो कही गई बातें उसकी मीनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मेरा जो फोकस था 3 रेट फॉर्मूला से आपको इंट्रोड्यूस करवाना। 3 रेट फॉर्मूला है क्या, तो उसके ठीक ऊपर वाले पैराग्राफ में इन केस ऑफ नॉन शेड्यूल रेट आप देख रहे हैं, हाँ या ना बताइए। यस सर। उसके ठीक ऊपर वाले पैराग्राफ के 4 लाइन ऊपर में द रेट चार्ज फॉर द मटेरियल देख रहे हैं। यस सर।
बोलिए, है ना। तो द रेट चार्ज फॉर मटेरियल से पढ़ना शुरू कीजिए, वहीं आपको 3 रेट फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए 3 रेट फॉर्मूला में आपका जो सबसे मेन कीवर्ड है वो है फॉर्मूला। लोग 3 रेट पे फोकस करते हैं कि 3 रेट की बात हो रही है, समझे, 3 रेट है, लेकिन 3 रेट है नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। मैंने कह दिया था ये 3 रेट होगा, मार्केट रेट, इशू रेट, रेट सब समझ लीजिएगा, इशू रेट, समझे, और रेट एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट, शेड्यूल रेट, समझे। फिर मैंने बहुत विचार किया तो मुझे ये लगा कि भाई इस तो फॉर्मूला की कोई बात नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला के बारे में जानना चाहते हैं तो द रेट चार्ज फॉर द मटेरियल वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, जब तक आप पढ़ लेंगे। पढ़िए जरा, फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ आपको, पढ़िए। The rate charge for the material should be as provided in the analysis of rate for the item of work on which it would be used plus or minus the percentage above and below the schedule rate allowed to the contractor or market rate or stock issue rate plus storage charge whichever is higher. No carriage or incidental charge should be borne by government in connection with the supply. देखिए, तो पहला रेट क्या होगा, पहला रेट होगा शेड्यूल ऑफ रेट, है ना, उसमें प्लस माइनस परसेंटेज अबव और बिलो। परसेंटेज अबव बिलो का मतलब क्या होगा, अरे भाई आपको पता है ना, परसेंटेज रेट टेंडर में, वो परसेंटेज रेट टेंडर में उसको खाली अबव और बिलो भरना पड़ता है। ये आप लोगों को पता है या नहीं, बताइए हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. है ना, तो परसेंटेज रेट टेंडर में जो अबव और बिलो भरना पड़ता है, ठीक है, वो किस रेट से तय होता है, शेड्यूल ऑफ रेट से ना, एसओआर से तय होता है कि नहीं, बोलिए। इसी में दूसरा फॉर्मूला है, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, एसओआर प्लस माइनस परसेंटेज अबव और बिलो, ठीक है। तो जहां अबव होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां बिलो होगा वहां माइनस हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है मार्केट रेट, जो उसमें मार्केट रेट होगा। हाँ, मार्केट रेट कैसे असरटेन करते हैं वो मैं बता दूंगा, उसका तरीका अलग है, ठीक है, पर एक फॉर्मूला है ये। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, इश्यू रेट प्लस स्टोरेज चार्ज, देखिए लिखा हुआ है, इश्यू रेट प्लस स्टोरेज चार्ज, बोलिए। यस सर। लिखा हुआ है ना। तो देखिए, रेट चार्ज फॉर मटेरियल इश्यूड, समझे, आपने जो मटेरियल इश्यू किया है, ठीक है, उसका रेट किस आधार पर तय करेंगे। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ विच एवर इज हाइयर। तीनों फॉर्मूला से आपको फॉर्मूला रेट निकालना पड़ेगा, और रेट निकाल लेने के बाद में जो रेट इन तीनों फॉर्मूले से निकाले गए रेट में ज्यादा होगा, आपको वही उसको चार्ज करना पड़ेगा। बताइए समझ में आए, है ना आसान। लेकिन चूंकि बुक में लैंग्वेज इतना उटपटांग लिखा हुआ तो आदमी को समझ में बड़ा मुश्किल से आता है कि नहीं, बताइए, बोलिए। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, चलिए, नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, उसी में जिसमें 3 रेट फॉर्मूला पढ़ा था, वेयर द फिनिश्ड आइटम, जो सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, उसी को मैं और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तो मुझे बेसिकली 3 रेट फॉर्मूला बताना था कि है क्या। तो एक बार जब आप लोग समझ गए तो आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया है, मेरी रिकमेंडेशन है कि मेरे इस वीडियो को एक बार और देखेंगे पाउज करके, और जहां पे उनको समझ में आएगा नोट लिख लेंगे अपने पेपर में, तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे इसी में वेयर द फिनिश्ड आइटम इन विच द मटेरियल टू बी यूज्ड इज अवेलेबल इन द अग्रीमेंट वाला जो मामला है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिनिश्ड आइटम, द मटेरियल टू बी यूज्ड इज अवेलेबल इन अग्रीमेंट, कोई मटेरियल जो कि एग्रीमेंट में अवेलेबल है फिनिश्ड आइटम के लिए, व्हाइल अडॉप्टिंग द 3 रेट फॉर्मूला, जब 3 रेट फॉर्मूला पर अडॉप्ट करते हैं, द रेट एज पर एनालिसिस शुड बी टेकन एज बेसिक रेट, समझे। तो रेट एज पर एनालिसिस, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है ना कि रेट एनालिसिस के बारे में ऐसा कोई रेट फिक्स नहीं है,
ये एनालिसिस करने की बात कर रहा है, ठीक है। जब लैंग्वेज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एनालिसिस रेट कुछ है नहीं। जब आप 3 रेट फॉर्मूला के हिसाब से रेट तय करेंगे तो उसी को कहा जाता है एनालिसिस ऑफ रेट, समझे। आपको चुनाव करना है ना तीनों रेट में से कौन सा रेट हाइयर है। तो यहाँ लैंग्वेज में है आगे, while adopting the 3 rate formula the rate as per analysis, मतलब कि पिछले 3 फॉर्मूला में जो हमने रेट तय किया है जो कि जिसमें हाइयर था, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हाइयर रेट था, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? द रेट कोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम बियर टू द एस्टिमेटेड रेट ऑफ द आइटम इन केस द सेम मटेरियल टू बी यूज्ड इन मोर देन वन फिनिश्ड आइटम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जो एनालिसिस किया गया था उसमें से आपने जो रेट फाउंड किया है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं, अडॉप्टेड प्लस 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रेट एनालिसिस 3 रेट फॉर्मूला में जो हाइयर रेट आया था उसमें आप 10%, माने पिछले पैराग्राफ में लास्ट पारा रेट एक्सेप्टेड, ठीक है, एज पर लास्ट पारा के हिसाब से जो रेट एक्सेप्ट किया गया था उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, समझे। और इसमें से आपको ब्रैकेट में कर लेने के बाद में, मतलब जो रेट हाइयर था उसमें 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट ऐड कर लेने के बाद में फिर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज, फिर से प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अबव और बिलो, अबव ऑब्लिक बिलो। क्लियर है? बोलिए। ये बात बिल्कुल सही है, 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट तो होता ही है, समझ गए। लेकिन ये किस मामले में? फिनिश आइटम मामले में। अब याद कीजिए फिनिश्ड आइटम के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? लम सम कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला है, लम सम कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला है ना, जिसके लिए कल हमने 2 फॉर्म देखे थे, 27A और 27B। याद आ रहा आप लोगों को? हाँ या ना बताइए। यस सर। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। 3 रेट फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन देख लिया था, आप लोगों को दिखा भी दिया है। इसका पॉइंट नंबर सी है, हाँ 10.3.3 अगले पन्ने में पॉइंट नंबर सी है, ठीक है, उसको जरा पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। पढ़िए। नहीं रुकिए, पॉइंट नंबर सी नहीं, अगर अगले पन्ने का जो पहला लाइन है, द रिकवरी रेट टू बी फिक्स्ड अंडर एनालाइज्ड रेट ऑफ द 3 रेट फॉर्मूला फॉर नॉन स्टिपुलेटेड आइटम। तो यहां पर तो था फिनिश्ड आइटम के लिए, कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जो नॉन स्टिपुलेटेड होते हैं, ठीक है। नॉन स्टिपुलेटेड आइटम का मतलब आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? बताइए। आइटम्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द एग्रीमेंट। बिल्कुल सही, समझे। तो उसका रिकवरी कैसे करेंगे? आइटम्स विच आर नॉट अवेलेबल इन अग्रीमेंट के लिए जो आपका रिकवरी रेट कैसे फिक्स किया जाएगा, यही लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में। तो मैं लिख देता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर नॉन स्टिपुलेटेड आइटम रिकवरी रेट कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, रिकवरी डिसाइड करने का तरीका है to be taken in analysis of item plus 7.5% प्रॉफिट प्लस परसेंटेज इनहेंसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर आइटम। वहां पे पहले आपने 10% प्रॉफिट देखा था, किसमें? फिनिश्ड वाले में। यहाँ पे 10% प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे 7.5% प्रॉफिट है। देख रहे हैं फॉर्मूला वही, एनालाइज रेट मतलब 3 रेट फॉर्मूला के हिसाब से प्लस 7.5% प्रॉफिट, ठीक है, और फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस माइनस परसेंटेज अबव और बिलो। क्लियर? याद हुआ? आए ना बताइए, बोलिए हाँ या ना, तो बोलना ही पड़ेगा, आप लोग को बचने में नहीं दूंगा। परसेंटेज एनहेंसमेंट का कुछ अलग मतलब है क्या? क्योंकि उधर तो परसेंटेज एनहेंसमेंट नहीं था। हाँ, यहाँ पे क्या है कि आपको हर हाल में प्लस करना होगा, माइनस नहीं करना होगा।
यहाँ मैंने माइनस कर दिया, इसको माइनस में हटा देता हूं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट इफ द सेम मटेरियल इज यूज्ड फॉर मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट आइटम, रेट ऑफ रिकवरी फॉर द गिवन मटेरियल वुड बी बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज। यहाँ पे क्या है, इसमें भी लिखा हुआ है दोनों में, यानी कि नॉन स्टिपुलेटेड आइटम के लिए भी और फिनिश्ड वर्क के लिए भी। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं और उसमें दोनों में ये बात लिखी हुई है, वो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला आपने देख लिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिनिश्ड आइटम के लिए, फिनिश्ड आइटम के लिए यहाँ पे 10% प्रॉफिट था ना, आया ना, ठीक है। और नॉन स्टिपुलेटेड आइटम के लिए यहाँ पे 7.5% प्रॉफिट था, ठीक है। इन दोनों ही मामलों में, अगर ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही मामलों में एक ही टेंडर में भरा गया होगा, एक काम में, तो एक काम में टेंडर भरा गया और मान लीजिए कि उस काम में उस कॉन्ट्रैक्टर ने 10% बिलो भरा, ठीक है। तो 10% बिलो वाला तो मामला आप उसमें मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबव एंड बिलो वाला फिट कर देंगे, समझे, अबव एंड बिलो वाला। लेकिन मान लीजिए कि उसमें कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्टर के 3-4 जगह काम चल रहे हैं और वो 3-4 जगह उसने मटेरियल सप्लाई डिमांड किया है। ऐसी स्थिति में जिसका रेट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट में, यानी कि फिनिश्ड आइटम में भी और नॉन स्टिपुलेटेड आइटम में भी लिखा हुआ है, तो उसका एवरेज निकालेंगे, समझे। अगर 2 जगह आइटम चल रहा है काम, तो दोनों जगह का एवरेज निकाल करके उसका रेट डिसाइड करेंगे, समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक साइड से ज्यादा यूज किया जा रहा है, फिनिश्ड आइटम वाले पैराग्राफ में पढ़िए नीचे में, द रेट कोटेड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम बियर द एस्टिमेटेड रेट ऑफ द आइटम इन केस के बाद में देखिए क्या लिखा हुआ, द सेम मटेरियल इज टू बी यूज्ड in more than one finished item, this percentage should be worked out on an average। यहाँ पे लिख दिया गया एवरेज। उसी तरीके से नॉन स्टिपुलेटेड वाले में भी नीचे लिखा हुआ है, दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट इफ द सेम मटेरियल इज यूज्ड फॉर मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट आइटम, रेट ऑफ रिकवरी फॉर द गिवन मटेरियल वुड बी बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज। तो दिखाई पड़ गया दोनों में, हाँ या ना बताइए। यस सर, बोलिए। इधर तो नॉन स्टिपुलेटेड में सर वेटेड एवरेज था और फिनिश्ड आइटम में नीचे है एवरेज के बाद में टेकिंग इनटू अकाउंट द टेंडर रेट एंड एस्टिमेटेड रेट। ये दोनों क्यों लिखा है सर? मैडम इसलिए क्योंकि फिनिश्ड वाले में आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो आइटम का वर्णन है, जिक्र है, और नॉन स्टिपुलेटेड आइटम में जिक्र है ही नहीं। जबकि आपको 10.3.3 के पहले पैराग्राफ में बता दिया गया है कि ऐसा कोई आइटम जिसका जिक्र है नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रेट डिसाइड करेंगे ना। लेकिन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी अगर रेट डिसाइड करेंगे तो मनमाना रेट तो डिसाइड नहीं कर देंगे ना, उसका भी तो कुछ ग्राउंड होगा। फिर उसको वेटेड एवरेज कहा गया है। वेटेड एवरेज का और क्या मतलब हो सकता है बताऊं? वेटेड एवरेज का ये मतलब हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दोनों काम है, ठीक है, एक काम बड़ा एक काम छोटा है, तो ऐसा नहीं कि उसको 50-50% लेकर के डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। वेटेड एवरेज बहुत पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आप लोग स्कूल में देखते होंगे ना कि फर्स्ट सेमेस्टर का 30% वेट होगा मार्क्स का, सेकेंड सेमेस्टर का 30% होगा और फाइनल सेमेस्टर का 40% होगा। इस तरीके से आप वेटेड एवरेज समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ या ना बताइए। हाँ सर, वो तो समझ गई। मेरा डाउट तो सर हाँ। एवरेज बेसिक टेकिंग इनटू अकाउंट द टेंडर रेट एंड एस्टिमेटेड रेट, वो है सर। हाँ, तो इसलिए क्योंकि टेंडर आइटम में टेंडर रेट जब होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आइटम पहले से मेंशन्ड होते हैं उसी पर तो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरता है ना। हाँ मैडम, आपने हाथ उठाया है या फिर से गलती से हाथ उठ गया? पता नहीं आज क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, चलिए। तो आप कुछ पढ़ नहीं रही हैं, बोल नहीं रही हैं? ये पहले से ही चलिए, उठा कोई बात नहीं। मतलब पहले से ही है सर, ये पहले से ही। अभी तो मैं तो पहले से छुआ तो तक उसको हाथ नहीं गिरा इसको। दीजिए, उसको हाथ गिरा दीजिए नीचे। मुझे ठीक है, मुझे चलिए। पता भी नहीं कैसे अब आपने हाथ गिराते उठा हैं। दी, सुनिए। अब आपने हाथ उठा दिया तो अब आपको पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर सी पढ़िए, नीचे बी, उसके नीचे सी, इसको पर स्टॉप पढ़िए। तो पढ़िए। हाँ सर, इशू ऑफ स्टॉक मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बोनाफाइड यूज ऑन वर्क
are exempt from the usual Exempted. charge of 10% हम्म, on account of supervision and contingencies, which is made when stock material are sold the public paragraph 150 of the Central Public Works Department Code. बस देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको कई जगह पे इसको लिखा हुआ मिल गया होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि सुपरविजन चार्ज कब ऐड करते हैं, सुपरविजन चार्ज कब ऐड करते हैं। ठीक है, व्हेन सुपरविजन चार्ज एडेड। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि यस, नहीं, पहले तो नो, नो का मतलब नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, व्हेन इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्टर और वर्क। ठीक है, दोनों ही केस में आपके काम के बेनिफिट के लिए करते हैं ना, आपका अपना ही काम है, मतलब सरकार का काम है, आप कॉन्ट्रैक्टर को दे चाहे डायरेक्ट वर्क डिपार्टमेंटली करवाएं, यहाँ पे सुपरविजन चार्ज ऐड नहीं होता है। लेकिन यही अगर आपको अपने स्टोर से कोई आइटम बेचना हो, सेल करना हो, पब्लिक को, किसी को भी, इवन आप लोकल बॉडी को भी सेल कर सकते हैं, समझ रहे। अगर आपको कोई आइटम सेल करना हो, पब्लिक को करना हो, लोकल बॉडी को करना हो, ऐसी स्थिति में सुपरविजन चार्ज ऐड होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यस, व्हेन सोल्ड टू पब्लिक। ठीक है, क्लियर हुआ। और सुपरविजन चार्ज कितना होता है, 10%, व्हेन 10% सुपरविजन चार्ज एडेड। ये सुपरविजन चार्ज क्या होता है मैं आपको बताऊं, कोई मुझे बताएगा, आप लोग बताइए तब मैं बताऊंगा। बताइए सुपरविजन चार्ज क्या होता है। चलिए बोलिए। जब सामान रखते हैं तो उसका सुपरवाइज करने के लिए जो पैसा लगता है, दैट इज सुपरविजन चार्ज। ना ना ना, आपका अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसको तनख्वाह देते हैं कि नहीं देते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ठीक है, जब पत्नी खाना पकाती है घर में, तो खाना पकाने के पैसे मांगती है पति से, नहीं मांगती ना। लेकिन वही अगर प्रोफेशनल हो और किसी दूसरी जगह पे जाके खाना पकाए तो उससे पैसे लेती है ना। ये ठीक वैसा ही है, समझ गए। हमारा स्टोर है और हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, हम उसको बदले में सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही काम के लिए जब वो मटेरियल इशू करेगा ना, तो हम सुपरविजन चार्ज नहीं लेते उसका। लेकिन वो जब हम किसी पब्लिक अथॉरिटी को या सीधे डायरेक्ट पब्लिक को ही सोल्ड करें, तब हमने जो अपने एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा किया है उसका एक लम सम हिसाब लगा करके और 10% सुपरविजन चार्ज ऐड किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सी कीमत उसकी बढ़ जाती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। स्कार्स मटेरियल, पॉइंट नंबर डी, इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। Scarce material like cement and steel are mostly stipulated in all the contract for issue for the inclusive use of consumption on the work for which they are issued in order to avoid fillerage and misuse of such storage. If issued in bulk, the issue should be regulated and restricted to the actual requirement. See para 10.3. बस रुक जाइए। स्कार्स मटेरियल का मतलब कहा गया है जल्दी खराब होने वाला। ठीक है, सीमेंट होता है, अब हालांकि स्टील क्यों कह दिया गया वो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन आपका जो रॉड होता है ना, बिल्डिंग का रॉड, उसमें जंग लग जाती है, इसलिए उसको स्कार्स मटेरियल कहा जाता है, राइट। ऐसी स्थिति में इन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट वो जो मोस्टली स्टिपुलेट होते हैं एंड फॉर इशू टू द फॉर द एक्सक्लूसिव यूज एंड कंजम्पशन ऑन द वर्क। इसका मतलब क्या है कि स्कार्स मटेरियल जो होते हैं ना, आप बहुत ज्यादा बल्क में इशू नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं अपनी बिल्डिंग बनवाता हूँ तो 25 बोरे से ज्यादा नहीं मंगवाता, लेकिन मुझे पता है कि 100 बोरे खरीदने में मुझे वो सस्ता पड़ेगा। तो अगर 100 बोरे खरीदने में मुझे सस्ता पड़ेगा तो मैं क्यों नहीं मंगवाता। तो सस्ता पड़ेगा 300 रुपए, टोटल कॉस्ट में मुझे जो सेविंग्स होगी 300 से 600 रुपए की सेविंग होगी, और किसी वजह से 2 बोरे पानी में जम गए तो 700 रुपए का नुकसान होगा, इसी वजह से नहीं मंगवाता। कम से कम 100 रुपए की तो बचत होगी, यही बात आ गया, समझ गए। बहुत बल्क में ये आइटम नहीं मंगवाए जाते और न ही इशू किए जाते हैं।
आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी से, वहां पे साइट पे बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, आपके स्टोरेज में अगर 1000 बोरे पड़े हैं तो वो सेफ है ना, उसको आपने बढ़िया से कस्टडी में रखा हुआ है, उसके आपने इंतजाम कर रखे कि वो पानी में न भीगे। लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी कि वो खुले में रख दे, या फिर जहाँ पे वो शेड लगा के रखे वहां पे छींटे आ जाए पानी के, तो छींटों से जम जाता है जी, समझे। तो स्कार्स मटेरियल के बारे में यही खास बात ध्यान रखने की है कि इसको इमीडिएट यूज के लिए ही इसको किया जाता है, और बल्क में बिल्कुल इशू नहीं किया जाता है। उतना ही सामान आपको भेज देना है जो कि कल के कल खर्च हो जाए, बहुत ज्यादा तो 2 दिन में खर्च हो जाए, ठीक है। तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। कल हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में मैं इसको सीधे सीधे बता देता, आप लोगों को इतनी भूमिका नहीं मानता। चैप्टर नंबर 7 से रिलेट अगर मैं नहीं करता तो शायद आप लोग को उतना क्लियर नहीं होता। आप लोग अपना फीडबैक मुझे दीजिए कि मुझे ये जो मैंने चैप्टर नंबर 7 से रिलेट किया है और उसको रिलेट करने के बाद में एक्सप्लेन किया है, वो आप लोगों को एंटरटेनिंग लगा या नहीं, हाँ या ना बताइए। बिल्कुल सर। है ना? बिल्कुल सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आपका पढ़ाने का ही तरीका अलग है सर। बिल्कुल सही, दैट आई फील। सर हर बार नया मिलता है चलिए फिर। सीखने को। डेफिनेटली। तो यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ज्वाइनिंग मी लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर।